जो कि जबलपुर से आ रही है। आपको बता दें, रीजनल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। 3500 से अधिक निवेशक हुए शामिल। कॉन्क्लेव में 5 सेक्टर्स पर किया जाएगा फोकस। तो एग्रो, माइंस, डिफेंस, टूरिज्म और गारमेंट क्लस्टर पर होगी चर्चा। निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे सीएम। तो बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं, जहां रीजनल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है। 3500 से अधिक निवेशक यहां पर शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स समिट के बारे में बताते हैं कि कितने इन्वेस्टर्स समिट हो चुके हैं और क्या कुछ मध्य प्रदेश को इससे लाभ मिला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 17 सालों में हुए 10 इन्वेस्टर्स समिट, कुल 432 एमओयू भी यहां पर साइन हुए हैं। उसी में 2,49,095 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भी पारित हुए। 92 प्रस्तावों में 11,717 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। आपको बता दें कि 8,955 लोगों को इसमें रोजगार भी मिला है। तो एमपी में इन्वेस्टर्स समिट जो हो चुके हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो कई लोगों को इसमें रोजगार भी मिला है। 8,955 लोगों को रोजगार दिया गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के लिए एक अहम भूमिका निभाने वाला एक कार्य है। जिस तरह से लगातार इन्वेस्टर्स समिट होते हैं, कई लोगों को रोजगार मिलता है, जीडीपी बढ़ती है, क्या कुछ जानकारी है इस बार, क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल, देखिए अब तक हमने देखे थे कि मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल के इन्वेस्टर समिट होते थे जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में ही इन्वेस्टर को बुलाया जाता था और अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट की बात कही जाती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब रीजनल लेवल पर यानी कि संभाग स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और इसी की शुरुआत जबलपुर से हुई है। और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जहाँ दूसरे 4th फ्लोर पर जहाँ मंच पर बैठे हुए हैं और वो तमाम इन्वेस्टर्स की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अपना संबोधन यहाँ पर करेंगे। लेकिन मैं कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ एग्जीबिशन लगाया गया और एग्जीबिशन लगाने का मकसद यही है कि लोगों को ये बताना कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इस पूरे महाकौशल बेल्ट में आखिरकार है क्या क्या और इस जो है उसको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। 5 सेक्टर हैं जो इस पूरे कॉन्क्लेव के जरिए जिस पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें एग्रो है, माइंस है, गारमेंट क्लस्टर है, डिफेंस है और टूरिज्म है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो गारमेंट क्लस्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है पूरे जबलपुर क्षेत्र में। और बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जीबिशन के तहत यहाँ पर हर एक तरह की डिजाइन के आपको कपड़े यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे क्योंकि जबलपुर में कपड़ों का भी एक बड़ा व्यापार है, यहाँ पर बनते भी हैं और यहाँ से सप्लाई भी बड़ी मात्रा में होते हैं। तो गारमेंट क्लस्टर को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके से बड़े इन्वेस्टर बुलाए जा सकते हैं, उसकी कोशिश यहाँ पर इस कॉन्क्लेव के जरिए की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर अपना एग्जीबिशन लगाए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कैसे इस इन्वेस्टर का फायदा उन लोगों से मिल सके। बताइए। जी नमस्कार, मैं शिवांशु श्रीवास्तव, सचिव जय मां। हमारा एसोसिएशन लगातार जबलपुर के गारमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है और इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम ये इन्वेस्टरों को न्योता देते हैं और अपना शोकेस दिखाना चाहते हैं कि जबलपुर आइए। हम लोग ग्लोबली एक सेंट्रल में बैठे हुए हैं और जियोलॉजिकली हमारा रीच पूरे शहर में, पूरे देश में बहुत ही आसानी से है। आपको यहाँ पे पानी की कमी नहीं होगी, किसी भी शहर से, किसी भी प्रांत, प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है और यही सबसे खास बनाता है इस महाकौशल क्षेत्र को। गारमेंट को लेकर हम बात करें तो कितनी संभावनाएं हैं, कितना व्यापार है इस पूरे क्षेत्र में? बहुत व्यापार है इधर पे हर प्रकार की सुविधा भी है। पानी से लेके सरकार हर चीज़ में इधर बहुत मदद करती है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है तो कितनी बड़ी संभावनाएं बढ़ जाएगी? बहुत, क्योंकि इधर पे आजू बाजू बहुत क्षेत्र है और बहुत अच्छा व्यापार है जबलपुर में। बहुत अच्छा व्यापार है और कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है। जबलपुर एक सेंटर पॉइंट कहलाता है जहां से एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बड़ी बेहतर होती है। लेकिन मैं कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा क्योंकि एक तरफ जहां मंच की तस्वीरें दिख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, राकेश सिंह हैं, उद्योग मंत्री चेतन कश्यप हैं और इसके साथ साथ तमाम लोग हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग आपको देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊंगा एजुकेशन को सेकेंड लेवल पर ले जाने, क्योंकि जब हम विदेशों से तुलना करते हैं कि अमेरिका, जापान जैसे देशों से भारत की एजुकेशन कितनी बेहतर है तो हम खुद को बहुत पीछे पाते हैं।
पाते। लेकिन अगर हम एजुकेशन को सेकंड लेवल पर ले जाएं तो कैसे ले जा सकते हैं? ज़रूरत है कि लोगों को प्रैक्टिकल, बच्चों को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये वर्चुअल तरीके से इस यूनिट को तो आप समझते होंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों को कितना आसानी से बताया जा सकता है। उम्मीद है सवाल केवल और आंसर केवल एक, अगर इन्वेस्टमेंट आता है, कोई इन्वेस्टर आता है, तो आपको कितनी संभावनाएं मिल जाएंगी, कितनी उम्मीद है? सर अगर इन्वेस्टर आ जाता है तो अराउंड 95% हमारे चांसेस है कि हम ऑलमोस्ट हर स्कूल्स में और इन सब पे काम करवा सकते हैं मेटावर्स के साथ। एजुकेशन को और आसान बनाने का तरीका है। यस सर, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है जहाँ पे बच्चे नहीं सोच पाते, एक अगर थ्योरी लिखी हुई है कि न्यूटन ने ये बोला है, अगर उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, दिखा के बताएंगे, तो वो मज़ा ही अलग आएगा ना सर। बिल्कुल, क्योंकि अब तक हमने 2D यानी कि बिल्कुल, जो हम बिल्कुल। किताबों में तस्वीरें देखते हैं वो बिल्कुल उस पे पढ़ाई बिल्कुल की थी, लेकिन दुर्गेश, ये एक अब चीज और आपसे जानना चाहेंगे। इसी बीच एक खबर और है कि शिवपुरी में 10,000 करोड़ से बारूद फैक्ट्री अडानी ग्रुप बनाएगा। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 5 देश भी है, 9 राज्य के निवेशक भी जुटे हुए हैं। इसे लेकर क्या जानकारी है? आप बिल्कुल देखिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं और अब वो धीरे धीरे घोषणाएं कर रहे हैं कि कहां पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या दिखाया जा सकता है, क्या क्या लगाया जा सकता है। और यही कोशिश इस पूरे इन्वेस्टर समिट की, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि अब अगले साल भी इन्वेस्टर समिट होगी और इस पर कोशिश की जाएगी कि जो इस बार इस कॉन्क्लेव का जो निचोड़ है उस पर और बेहतर तरीके से किया जा सके। तो वही मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए बड़े बड़े समिट हो रहे हैं। अभी हालांकि आधिकारिक घोषणा कहीं से हुई नहीं है कि कौन सा इन्वेस्टर जो है कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो हमें और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन संभावनाओं पे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इस इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में बहुत सारे लोग आए हैं। आप क्या प्रोडक्ट लेकर आए हैं और क्या उम्मीदें हैं इस इन्वेस्टर समिट से? हम लोग जबलपुर में पहली बार एंट्री किए हैं, उत्तराखंड से हम लोग हैं। और जबलपुर में जो किसान का एक संगठन है, जो फार्मर्स हैं, उससे हम लोग मटर प्रोक्योर करके मटर प्रोसेसिंग का प्लांट हमने लगाया है। और ये जबलपुरी मटर को हम पूरे देश और विदेश में ले जाना चाहते हैं। देखिए, चूंकि मैं जबलपुर का हूं, मैं गर्व से कहूंगा कि जबलपुर का जो मटर है वो केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं बल्कि विदेशों तक सीमित है। और इसी वजह से एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मटर का चयन किया गया था। मटर प्रोसेसिंग यूनिट की बहुत कमी है सर हमारे यहाँ, और क्या लगता है आपको कितनी संभावना है इसमें, और अगर इन्वेस्टर आता है तो आपको कितनी उम्मीद? बहुत बड़ी संभावनाएं हैं जबलपुर का एरिया के आसपास और पूरे मध्य प्रदेश में, मैं तो कहूँगा। और केवल मटर ही नहीं, इसके अलावा जो स्वीट कॉर्न है, जो कि अभी तक यहाँ के किसान नहीं लगा पाए हैं, उसके लिए भी हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और करीब करीब यहाँ के 10,000 फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ हमारी ये कंपनी जुड़ेगी और हम उनसे डायरेक्ट प्रोड्यूस लेंगे और अपने आप प्रोसेसिंग करेंगे। बिल्कुल प्रोसेसिंग करेंगे, क्योंकि किसानों को भी एक संगठन की जरूरत है और एग्रो इस इन्वेस्टर समिट का एक बड़ा पार्ट है। बिल्कुल दुर्गेश, तो लगातार इस इन्वेस्टर समिट की जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। लगातार पल पल की अपडेट हम विस्तार न्यूज के दर्शकों को भी देंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अब एमपी में भी दुकानदार का नाम लिखने की मांग उठी है। जी हां, आपको बता दें इसके लिए विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने दुकान के बाहर नाम प्रदर्शित करने की मांग की है। साथ ही हर दुकान मालिक का नाम लिखने का नियम बनाने का आग्रह भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर दुकानदारों के नाम लिखने का जो मांग है एक बार फिर से उठने लगी है। आपको बता दें इसके लिए विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने दुकान के बाहर नाम प्रदर्शित करने की मांग की है। साथ ही हर दुकान मालिक का नाम लिखने का नियम बनाने का आग्रह किया है। तो बता दें कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बयान सामने आया है। उन्होंने दुकानों के बाहर नाम लिखने के मामले पर बयान दिया है। तो इसी में बड़ा अपडेट ये भी है, दुकानों के बाहर नाम लिखा होना चाहिए। पुष्यमित्र भार्गव ने ऐसा कहा है, मेरी जानकारी में ये नियम है कि दुकानदार का नाम लिखा हो। प्रदेश में ऐसा कोई नियम बनाता है तो अच्छी बात है, पुष्यमित्र भार्गव ने ऐसा कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव का भी बयान दुकान में बाहर दुकानदारों के नाम लिखने पर सामने आया है। दुकानों के बाहर नाम लिखा होना चाहिए, ऐसा पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है। कि वैसे भी नियमों में यह है कि प्रोपराइटर का नाम आपको बोर्ड पर लिखना ही पड़ता है, और अगर कहीं कोई लोग नहीं लिख रहे हैं तो उनको लिखना चाहिए। और उन्होंने ये मांग की है, और अगर मध्य प्रदेश में इसको लेकर कुछ लिखित नियम नहीं है तो वो बनेंगे तो अच्छा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखने का मामला एक बार फिर उठा है, क्या कुछ जानकारी है? एक पत्र भी लिखा गया है सीएम को, और दूसरी ओर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है कि अगर ऐसा कोई नियम बनता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी।
जी बिल्कुल, देखिए मांग उठने लगी है और मांग उठाई है सबसे पहले इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला ने। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इसके लिए पत्र भी लिख दिया है। जब उसी बारे में बात की गई महापौर पुष्यमित्र भार्गव से तो उन्होंने भी समर्थन किया। हालांकि उन्होंने तो ये बात भी कही कि प्रोप्राइटर का नाम लिखने का नियम भी है, तो अब यदि उसे नियम और बना दिया जाता है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाता है तो और भी अच्छा होगा। अब इस मामले में विधायक गोलू शुक्ला जो कि क्षेत्र क्रमांक 3 के बीजेपी विधायक हैं, वो भी कूद पड़े हैं। उन्होंने भी बात कहा है कि बिल्कुल नाम लिखना चाहिए और नाम लिखने से ही व्यक्ति की पहचान होती है। वो सबसे बड़ी कावड़ यात्रा निकालते हैं, उनकी कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उन्होंने सख्त लफ्ज़ों में चेतावनी भी दी है महिमा की यदि उनके कावड़ यात्रा मार्ग क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने अपना नाम छिपाने का प्रयास किया तो उससे खुद ही निपट लेंगे। तो देखिए अब इस लेवल तक भी बातें जा चुकी है और जैसा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नियम बनाया है तो अब उस नियम को मध्य प्रदेश में भी फॉलो करने की बात कहने लगे। देख, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग हैं, दोनों के बीच में लगभग 120-30 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर ओमकारेश्वर से लेकर महाकालेश्वर तक भी कावड़ यात्रा निकाली जाती है। ऐसे में कई सारी दुकानें रस्तों में होती है। अब यही मांग है कि जब सनातन धर्म के लोग इस कावड़ यात्रा में जा रहे हैं तो उन्हें एटलीस्ट पता रहे कि कौन सी दुकान है, किसकी दुकान है और वहाँ पर क्या उन्हें फलार करना है या नहीं। ये उद्देश्य है गोलू शुक्ला का। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सावन को देखते हुए ओमकारेश्वर से उज्जैन के बीच जितनी भी दुकानें हैं उनमें भी नाम लिखने की मांग उठ रही है। पुनीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है एमपी को लेकर? मैं यूपी के मुख्यमंत्री से सहमत हूँ, योगी जी से। आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कावड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है कि वहाँ उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है। उसमें बुराई क्या है? नाम लिखा होना चाहिए। और किसी ने अगर और इसी बीच रुक करते हैं भोपाल की ओर, जहां आपको बता दें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक जारी। बता दें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये बड़ी बैठक हो रही है। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। उपचुनाव को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से इस वक्त की, जहां पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक जारी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक हो रही है जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत कई दिग्गज नेता जो है वो कांग्रेस के शामिल है। उपचुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बड़ी बैठक रखी गई है जहां जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। क्या क्या चर्चा इस बैठक में हो सकती है, सूरज बता दीजिए जनता को। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी बैठक पीसीसी दफ्तर में चल रही है और सुबह के करीब 10 बजे से ये बैठक चालू है। कई ऐसे हैं मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी है। तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या उनके बेटे जयवर्धन सिंह हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और भंवर जितेंद्र सिंह। तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बड़ी बैठक हो रही है। चर्चा का विषय अगर बात बताऊँ महिमा, तो इसमें आने वाले जो 2 विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव हो सकते हैं, विजयपुर है और बुधनी सीट, 2 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर चर्चा हो रही होगी। या फिर नई कार्यकारिणी भी कांग्रेस बनाने के लिए कह रही है, तो नई कार्यकारिणी में किसे कैसे जगह दिया जाए उसको लेकर चर्चा होनी है। और तमाम वो चीज़ों को लेकर चर्चा होनी है जो अभी हाल फिलहाल के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो या चाहे अभी अमरवाड़ा को उपचुनाव हो। लगातार कांग्रेस हारती आई है, तो कहीं ना कहीं नई रणनीति बना रही होगी कांग्रेस और यही कोशिश होगी कि कैसे अब मैदान में उतरा जाए ताकि आने वाले समय में बीजेपी को बीजेपी से मुकाबला किया जाए, क्योंकि विजयपुर और बुधनी 2 ऐसी अहम सीटें हैं जहां पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अलग तरह की रणनीति बन रही होगी कांग्रेस की और इसी को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। महिमा जी बिल्कुल सूरज, तो जिस तरह से पिछली हार मिली है कांग्रेस को उसे लेकर भी यहाँ पर समीक्षा हो रही है और वहीं जो आगे आगामी उपचुनाव होने उसे लेकर भी बड़ी चर्चा होगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें देश विदेश में विश्व विख्यात उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मानपुर बफर जोन में फूड डे सफारी के योजनाओं को लेकर तैयारी जोरों पर है। जी हां, आपको बता दें जो कि जल्द ही शुरू किया जाएगा। योजना के चलते अक्टूबर से आने वाले पर्यटकों का रोमांच और बढ़ जाएगा। दरअसल कुछ घंटे की सफारी में पर्यटक संतुष्ट नहीं हो पाते थे। ऐसे में फुल डे सफारी के आरंभ होने से पर्यटन अब दिन भर सफारी का आनंद उठा सकेंगे।
करके जो बफर क्षेत्र है हमारा मानपुर में, शुरुआत की थी उसको ओपन करने की, लेकिन उस समय उस तरफ में कोई रिसोर्ट्स नहीं है और लोगों के वहाँ रुकने की सुविधाएं, अन्य फैसिलिटीज़ नहीं है। इस कारण वहाँ तक इतना लंबा आदमी पहुँच नहीं पाता है। तो अभी हम उसमें कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा करके और लोकल लोगों को उसमें रोजगार मिले, ऐसी हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और आगे बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर गोल्डन टावर मल्टी के सभी पिलर की टेस्टिंग करने की अब निगम तैयारी कर रहा है। बता दें, पिलर की जैकेटिंग, कंक्रीट के स्ट्रेंथ थी, सरिया के रिइंफोर्समेंट और साथ ही केमिकल टेस्ट की जांच कराने का प्लान अब निगम बना रहा है। बता दें कि 4 दिन पहले ग्वालियर के गोल्डन टावर का पिलर टूटने से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद अब ये तैयारी की जा रही है। अब बात करते हैं खरगोन के, जहां खरगोन नलवा गांव के माध्यमिक विद्यालय की प्रधान अध्यापिका स्नेहलता पवार को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। जाति प्रमाण पत्र के 250 रुपए लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिस पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है और निलंबन की कार्रवाई की है। प्रमाण पत्र बनवाने तो उस समय में उसने 150 रुपए की कहीं मांग किया था और जो ऑडियो वीडियो में जो दिखाया गया है उसने लेते हुए उसमें दिखाया गया है, तो उसके विरुद्ध हमने कार्रवाई कर दी है, उसको निलंबित कर दिया है। और इधर नीमच तहसील के अंतर्गत आने वाले केनपुरिया में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने गोचर की शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण को जेसीबी से हटा दिया है। दरअसल प्रशासन को 72 बीघा गोचर की शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, जहां पटवारी ने भी अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें 15 लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसमें बाद 8 हेक्टेयर भूमि से अवैध रूप से जो अवैध कब्जा था उसे हटा दिया गया है। हम केनपुरिया में जो है शासकीय भूमि और इस पर अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी पटवारी ने, जिसमें न्यायालय में विधिवत कार्रवाई के उपरांत आदेश पारित किया गया था, परंतु जो है अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, तो उसमें आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये करीब 8 हेक्टेयर के करीब जगह है, ये 7.96, उसमें से कुछ पोर्शन पर जो है 1-2 बीघा पर अतिक्रमण है, वहाँ से करके और उसको जो ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए खाई लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत केनपुरिया के अंदर जो मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी, जो ऑनलाइन मेरी बात हुई थी कलेक्टर महोदय से 15 जुलाई के दिन, तो यहाँ क्या हुआ, मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। केवल यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, केवल निशान कर रहे हैं, बाकी जमीन ये बराबर है, इसको अतिक्रमण हटाया जाए। और चलिए आपको दमोह लेके चलते हैं, जहां दमोह के हटा थाना क्षेत्र में मंडी गेट के पास से एक मालवाहक ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा भिड़ा। हादसे की सूचना लगते ही हटा थाना प्रभारी मनीष कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों की मदद से दोनों घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद निकालकर इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेजा। मालवाहक ट्रक बटियागढ़ से कुंडलपुर की ओर जा रहा था, जिस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। और इधर ग्वालियर से एक और खबर सामने आई है, जहां 3 साल के बच्चे का सुराग और हत्यारे की जानकारी देने वालों को पुलिस ने इनाम देने की घोषणा कर दी है। पुलिस ने आरोपी को पकड़वाने वाले के लिए 10,000 का इनाम रखा है। ये घोषणा एसपी ने की है। बता दें कि ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग में कल एक बैग में बंद बच्चे का शव मिला है, जिसके बाद से ग्वालियर पुलिस अन्य जिलों और राज्यों के गुमशुदा बच्चों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बता दें, साथ ही ट्रक चालकों पर भी निगरानी रखी जा रही है। और अब बात नरसिंहपुर की, जहां नरसिंहपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कार सवार युवकों पर कंटेनर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की जांच कर रही है। यहाँ पे कुछ लोग वैन में चाय पीने के लिए रुके थे, तो सुबह की घटना है। ये जो कंटेनर है वो अनियंत्रित तरीके से आके अचानक पलट गया, जिसमें से कि वो वैन वाले दब गए थे। उन्हें निकाल के अस्पताल भेजा गया है उपचारित। अब निर्देशित ही किया जा सकता है, क्योंकि चौराहा यहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं होनी चाहिए आसपास, क्योंकि गाड़ियाँ स्पीड से आती है। तो फिर भी एक बार सामूहिक रूप सबसे प्रयास करेंगे दुकान वालों से कि सब लोग दूर दूर गाड़ियाँ खड़ी करें, चौराहे पे विशेष तौर पे गाड़ियाँ ना आ रहा था। और यहाँ पर 658 की बात है जी, यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, कंटेनर आया था, सीधी उसने गाड़ी ठोक दी। और
इधर देवास के आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरा। आपको बता दें जिसमें सवार चालक और क्लीनर की ट्रक में दबने से मौत हो गई। दोनों मृतक मुजफ्फरपुर यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच कर रही है। और इधर चंबल अंचल में सवारी वाहनों की छत पर बैठकर लोग सफर कर रहे हैं। यहाँ के लोग कई सालों से इसी तरह जान जोखिम में डालकर सफर करते आ रहे हैं। वहीं इस बीच ब्रेक लगाने से बस की छत पर बैठा एक युवक सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना होने के बाद प्रशासन 2-4 दिन वाहनों पर कार्रवाई कर चैन की नींद सो जाता है। वहीं वाहन चालक भी प्रशासन की इस कमजोरी का फायदा उठाकर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। और बात मुरैना की, जहां मुरैना में रिश्वतखोरी बंद होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ताजा मामला जिले के जौरा तहसील का है, जहां लोकायुक्त की टीम ने एक किसान की शिकायत पर रिश्वतखोर पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वतखोर पटवारी ने एक किसान से जमीन संबंधित मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत किसान ने ग्वालियर के लोकायुक्त की टीम से की थी। और दस्तावेज दुरुस्ती के लिए आवेदन लगाया। उस काम के लिए जो स्यारू हल्का के पटवारी सुजान सिंह गुर्जर, इनके द्वारा 20,000 रुपए की मांग की गई, तो 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ। आज 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पटवारी पकड़े। ये तहसील के सामने इन्होंने फरियादी से पैसे लिए थे। हम लोगों ने इनको राउंड अप किया है। अभी हम जो कानूनी प्रक्रिया है उसके संबंध में दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। मैंने 2017 में दाखिला दर्ज कराया था, वो पटवारी दूसरा चला गया था। तो इसके बाद में ये बोल रहा कि तुम्हारे पिताजी के नाम जमीन नहीं है। उसके बाद में गुमराह कर रहा पैसे के वास्ते। 2-2.5 साल हो गई चक्कर काटते हुए। अभी उस समय अभी तक काम नहीं किया उन लोगों ने। जो 20,000 का डिमांड कर रहा था, तो 20 के बाद 18 किया था, फिर फिक्स 15,000 का बोला। और अब बात करेंगे रीवा की, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल सामने आई है। सूबेदार अखिलेश ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने वालों को हेलमेट प्रदान किया है। हेलमेट प्रदान कर ये समझाइश देते हुए उन्होंने कहा कि इसे बोझ ना माने, यह जीवन रक्षा का काम करता है। इस अवसर पर उन्होंने हाईवे पर हेलमेट लगाकर चलने वालों का सम्मान करते हुए पौधे दिया। और आपको बता दें, ट्रैफिक सूबेदार की इस अनूठी पहल की हर जगह प्रशंसा हो रही है, क्योंकि हेलमेट देने के साथ ट्रैफिक सूबेदार लोगों से यह प्रार्थना करते नजर आए कि जैसा उन्होंने अपने पिता को खोया है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य को ना खोए, इसलिए हेलमेट जरूर पहने। ट्रैफिक सूबेदार अखिलेश कुशवाहा हैं, जिन्होंने अब सड़क दुर्घटना में अपने पिता को खोया था और एक मुहिम चलाई कि अब कोई भी बेटा अपने पिता को ऐसे नहीं खोएगा जैसा उन्होंने खोया। कैसे दिमाग में आया, ये घटना कैसे हुई, बताएं थोड़ा। 2010 में पिताजी बिना हेलमेट के सतना जा रहे थे और सामने से आ रही बस ने उनको ठोकर मार दी और हेड इंजरी हुई और स्पॉट पे उनकी डेथ हो गई थी। तो मुझे ये लगता है, आज भी पछतावा है हम लोगों को, अगर वो उस दिन हेलमेट लगा के गए होते तो शायद हमारे पास पिताजी अभी होते और उनका साया हमारे पास होता। तो मैं ये सोचता हूँ कि सभी लोगों से आग्रह भी करता हूँ कि सभी लोगों को हेलमेट लगा के चलना चाहिए, ताकि उनका परिवार उनको देख सके, उनके सामने वो जीवित उदाहरण रहे कि हम सुरक्षित हैं क्योंकि हम हेलमेट लगा के चलते हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे ये लगा कि लोगों को जागरूक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा देनी चाहिए लोगों को कि हेलमेट लगाएं, ताकि आप सड़क दुर्घटनाओं में सुरक्षित चलें और घर सुरक्षित पहुँचें। इस पर तौर पर संदेश दे रहे हैं कि आप भी हेलमेट पहनिए ताकि आप सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें, आपके घर में ऐसी कोई घटना ना हो जिसका दुख आपके घर वालों को हो। तो इस तरह का संदेश सूबेदार अखिलेश कुशवाहा दे रहे हैं।